नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के पूरे शिक्षा तंत्र से शिक्षा गायब है। बची हैं तो कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं जो सरकारी नौकरी के लिए ली जाती हैं या किसी अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए ली जाती हैं। और इन प्रतियोगी परीक्षाओं की हालत यह है कि पिछले कुछ सालों से इनका पेपर ही लीक होते आ रहा है। अभी आप नीट की परीक्षा को लेकर के देश भर में मचे बवाल को देख रहे हैं। जो नीट की परीक्षा होती है वह मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होती है। इस परीक्षा के जो तकनीकी ऐसे पक्ष हैं जो यह बताते हैं कि आखिरकार इस परीक्षा में धांधली किस स्तर पर हुई है, इसे बताने का काम कोचिंग के मालिक और विद्यार्थी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल बच जाता है, वह यह बच जाता है इस पूरी परीक्षा पद्धति पर, इस पूरे परीक्षा के डिजाइन पर और इसके साथ नीट के साथ जितनी भी और परीक्षाएं जो सरकारी नौकरियों के लिए ली जाती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनकी डिजाइन पर, उनकी संरचनात्मक कमियों पर, उन पर कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। तो हम इस पूरे प्रोग्राम में जो भारत की एनसीईआरटी की संस्था है, जिनकी किताबें हम और आप पढ़ा करते हैं, तो जो आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़े होंगे, उस समय जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे वो मशहूर शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं इस गहरी परेशानी पर बात करने के लिए। तो सर, आपसे जो पहला सवाल होगा वो पहला सवाल यह है कि जो आपने इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख लिखा है नीट के संदर्भ बनाते हुए, वहां पर एक लाइन लिखते हैं आप, लाइक मोस्ट करंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट इज इसेंशियली अ मींस ऑफ एलिमिनेशन। ये जो आप ये बात कह रहे हैं कि जो भी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं और करंट एग्जामिनेशन हो रही हैं वह मीन्स ऑफ एलिमिनेशन है, यानी कि छटनी का एक तरीका है। ये आप कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा इसे आप विस्तार देंगे? आशय बहुत स्पष्ट है कि जब इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी किसी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो जाहिर है कि परीक्षा को कुछ इस तरह बनाया जाता है कि संख्या अपने आप घट जाए। आप सोचिए कि करीब 23 लाख विद्यार्थी इस बार इस नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए हमारे सामने थे। तो और कुल मिलाकर जो सीट्स हैं देश में डॉक्टर बन जाने के लिए जो शिक्षा है इस समय, तो वो उनकी संख्या 1 लाख भी नहीं पहुंचती अगर आप प्राइवेट संस्थाओं को शामिल कर लें, वरना सरकारी संस्थाओं में तो ऐसे कोई शायद 40,000 या ऐसी लगभग संख्या है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थियों को एक तरह से अलग करना होगा जो अंत में परीक्षा में ना बचें। ये कोई नई स्थिति नहीं है, मतलब हमारे समाज में या हमारी शिक्षा तंत्र में आपको पता ही है कि कक्षा 1 से अगर आप शुरू करें तो 12वीं तक बच पाने वाले छात्र बहुत कम होते हैं। ग्रामीण भारत में तो बहुत ही कम होते हैं। अगर 100 बच्चे ग्रामीण भारत में कक्षा 1 में दाखिल होते हैं तो 12वीं की परीक्षा देने वाले 100 से भी कम रह जाते हैं। जो ताजे आंकड़े हैं वो तो हैं ही नहीं हमारे पास, खासकर कोविड के बाद क्या हुआ, क्या स्थितियां हम नहीं जानते। पर छटनी पूरी व्यवस्था का स्वभाव है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था मूलतः एक परीक्षा व्यवस्था है, जिसके जरिए अंत में बहुत कम लोग रह जाते हैं जो कि नौकरी के इच्छुक होते हैं या नौकरी जिनके लिए अगर है तो संभव होती है, वरना बाकी सब कहीं 5वीं कहीं 8वीं तक आते आते और फिर थोड़े बहुत 9वीं 10वीं तक आते आते रह जाते हैं। और 10वीं के परिणाम तो आप देखते ही होंगे, आप बिहार में रहते हैं या और प्रदेशों में भी आप देखें तो 10वीं के परिणाम से पता लगता है कि कितनी बड़ी संख्या में बच्चे असफल घोषित कर दिए जाते हैं। तो नीट की परीक्षा कोई अपवाद नहीं है, ये ऐसी सभी बड़ी परीक्षाओं का एक कह लीजिए उनका लक्षण है, उनकी विशेषता है कि वो बहुत बड़ी संख्या जो आती है उनमें से उनको उसको घटाने का प्रबंध करते हैं और अंत में जो बच्चे रह जाते हैं फिर उनकी काउंसलिंग होती है, वो फिर किसी प्रकार अलग अलग तरह की संस्थाओं में भेजे जाते हैं। एलिमिनेशन से यही आशय था जो आपने कहा कि छटनी हो जाती है, अंत में संख्या कम हो जाती है। तो ये जो अभी आपने बिहार के संदर्भ में बात कही, तो मैं बता दूं तो मुझे तो ये लगता है कि बिहार में जो स्थिति है इस समय, उससे लगता है कि बहुत बड़ी जो नौजवानों की फौज है वो प्रवास करने के लिए तैयार की जा रही है। उनकी पढ़ाई लिखाई तभी खत्म कर दी जाती है।
तो थोड़ा मैं आगे आऊं, तो जो आपने बात कही छटनी को लेकर के, और इस संदर्भ बिंदु से अगर आप नीट की इस पूरी डिजाइन व्यवस्था को सोचें, तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इस पूरी परीक्षा प्रणाली में खामियां कहां-कहां पर है? और आप अपने लेख में एनटीए के बारे में भी कुछ जिक्र करते हैं, उसके वेबसाइट को अध्ययन करके, तो उसमें भी कुछ खामियां आपको नजर आती हैं, तो थोड़ा उसे भी स्पष्ट कीजिए। अजय जी, खामियां शब्द आपका बहुत ही एक तरह से सीमित है। हमारी जी। पूरी परीक्षा व्यवस्था आज से नहीं, दशकों से, बहुत लंबे समय से बड़े गहरे सुधारों की प्रतीक्षा कर रही है। चाहे आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्ययन करें, या कि बिहार जैसे प्रदेश में जो प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड हैं उनका अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि हर जगह परीक्षा की कई समस्याएं बहुत समय से पहचानी गई, लेकिन सुधार की प्रतीक्षा में पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर जो सबसे बड़ी कमजोरी जो शायद हर एक बच्चा, हर एक माता पिता 10वीं तक पहुंचते पहुंचते या उससे बहुत पहले जान लेता है, वो ये है कि हमारी परीक्षा पद्धति दरअसल रटंत विद्या को प्राथमिकता देती है। कि अगर आप एक प्रश्न को सही ढंग से उस नियत समय में उसका उत्तर दे लेंगे तो आप निकल जाएंगे। और सही ढंग से आशय क्या है? सही ढंग से आशय है कि जिस पाठ्य पुस्तक के आधार पर वो प्रश्न बनाया गया है, उस पाठ्य पुस्तक को अगर आपने अच्छे से गोख लिया है, तो फिर आप उस प्रश्न का सामना कर सकते हैं। यानी यहां परीक्षा या मूल्यांकन आपकी समझ का नहीं हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है आपकी इस क्षमता का कि आप कितनी जानकारी, कितनी तरह के तथ्य जो के त्यों अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब चाहे वो रट के रखें, याद करके रखें, किस प्रकार रखें, वो एक अलग सवाल है। तो पूरी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो अंत में इसीलिए इस विद्या को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती है। आप देखते हैं कि कक्षा 1 क्या, उसके पहले से ही अध्यापक बच्चों को बहुत सी चीजें याद करने के लिए धीरे धीरे तैयार करवाते हैं। अब याद करना कोई अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर हर चीज सिर्फ याद ही है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या वो हमारी समझ का हिस्सा नहीं बनी है, तो छूटते ही हम जवाब तो दे देंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि इसका अर्थ क्या है। दशकों बीत चुके हैं। मैंने भी एक बार जब परीक्षा दी थी तो उसके पहले याद कर लिया था कि इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व कहते हैं। अगर आप हमसे पूछते घनत्व क्या है तो मैं परिभाषा दे देता, लेकिन इकाई आयतन क्या होता है और उसकी मात्रा क्या होती है, कैसे मापी जाती है, घनत्व का क्या महत्व है, घनत्व जनसंख्या का क्या होता है, लकड़ी का क्या होता है, धातु का क्या होता है, पानी का क्या होता है, ये सब चीजें प्रयोगों पर, अध्यापक के साथ बातचीत पर, बहस पर निर्भर होती हैं। उनके अभाव में परिभाषा तो याद रह जाती है, लेकिन उसकी समझ विकसित नहीं हो पाती। वो फिर बाद की कक्षाओं में कोई अच्छा अध्यापक मिले थोड़ी बहुत विकसित हो जाती है, वरना स्कूल की व्यवस्था में हमारे यहाँ परीक्षा इस तरीके से हमें तैयार करती है कि हम समझ पर बल ही नहीं दे पाते। ये जो पूरा मसला है, अब नीट की जो धांधली है वो निकल के आई, तो जितने भी कोचिंग के मालिक हैं, वो सब उसके तकनीकी पक्ष को बता रहे हैं, उन संभावनाओं को बता रहे हैं, जिससे ये पता चले कि उसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी डिजाइन को देखें, जो आप अपने लेख में भी जिक्र करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो थोड़ा इसको बताइए कि ये किस तरीके से जो काबिलियत है, उसको खत्म करने का जरिया बन सकती है या नहीं बनती है, जो आप जिक्र करते हैं, थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए, काबिलियत को खत्म करना या संवारना ये परीक्षा का उद्देश्य नहीं है। परीक्षा का उद्देश्य तो ये होता है कि हम जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा ले रहे हैं, उस उद्देश्य का कोई सैद्धांतिक आधार हमारे पास हो और हम फिर उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे अब ये परीक्षा इस उद्देश्य से ली जाती है नीट, कि हम भविष्य के डॉक्टर चुन सकें, ऐसे बच्चों को चुन सकें जो डॉक्टरी के पेशे में न केवल जाना चाहते हैं, बल्कि जिनका मिजाज ऐसा है कि वो डॉक्टरी का पेशा चुन सकेंगे, उसमें न केवल आ सकेंगे बल्कि पूरा जीवन उसमें इस तरह से बिता सकेंगे कि वो उसमें खुशी महसूस करें कि मैं एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर का समाज से क्या संबंध होता है, डॉक्टर का सामान्य जीवन कैसा होता है, ये सब चीजें जिनको आकर्षित करती हैं, जो इनमें
रमना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को हम ढूंढ सकें और फिर ऐसे बच्चों को हम डॉक्टरी की जो पढ़ाई है उसमें ला सकें। अब ये जो पूरा सवाल है अंत में घूम फिर के यहां आ जाता है कि अगर हम बच्चों का चयन स्कूली व्यवस्था के तहत करने की जगह एक व्यावसायिक व्यवस्था से करवा रहे हैं, जो कि कोचिंग की व्यवस्था है, जो कि पूरे देश में आज एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि एक बीमारी के रूप में फैल गई है कि अब शायद ही कोई बच्चा है जो कि बगैर कोचिंग में गए हुए और परीक्षा में सफल होने की कल्पना नहीं कर सकता। और बड़े बड़े केंद्र जैसे कि कोटा है, देश क्या दुनिया की शायद राजधानी बन गई है कोचिंग के मामले में, जहां इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे कमरों में बच्चे सालों तैयारी करते रहते हैं और उनके बचपन का, उनकी युवावस्था का कोई मायना नहीं रह जाता। तो इसमें होता क्या है कि जो कोचिंग है वो आप अभ्यास कराती है, बार बार अभ्यास कराती है। किस बात का अभ्यास कराती है कि आप बगैर कोई समय लिए हुए बिल्कुल ताबड़तोड़ जैसे कोई दौड़ होती है उस तरीके से जितने ये आइटम्स हैं इन सब में जा सकें। 180 आइटम है, 180 प्रश्न हैं जिनका हल आपको कोई 200 मिनट में देना है, यानी कि 1 मिनट समय, लगभग 1 मिनट का समय उपलब्ध है एक आइटम के लिए। अब आइटम क्या है? आइटम क्या है कि एक कोई कथन दिया हुआ है, एक प्रश्न है, उसके 4 संभावित उत्तर हैं, उनमें से एक उत्तर है जो सही है और बाकी 3 उत्तर लगते हैं कि सही हैं, लेकिन आप उनको पहचानेंगे तो आपको लगेगा गहराई में जाने से कि भाई ये उत्तर ठीक नहीं है। उनमें से एक आध उत्तर तो बहुत करीब होगा सही उत्तर के और एक आध उत्तर शायद कुछ दूर होगा, लेकिन बच्चे से अपेक्षा ये की जा रही है कि वो 1 मिनट के करीब समय में उस एक उत्तर को पहचान ले और उस पर निशान लगा दे। तो अब ये जो एक बात है, ये एक तरह की कला भी नहीं, एक हुनर है, कौशल है कि आप प्रश्न को देखते ही ताव जाएं कि हाँ इसमें से ये वाला है। ताव कैसे जाएंगे? जाहिर है कि आपने अगर सैकड़ों बार किए होंगे इस तरह के प्रश्न और जिस पाठ्य पुस्तक से ये लिए गए हैं उसको आपने रात दिन पढ़ा होगा, तो आप एक प्रकार से आपको याद हो जाएगा ये आइटम और इसको देखते ही आप उसको निशान लगा देंगे। ये जो तरीका है जो कि कोचिंग की संस्थाएं एक तरह से इसमें एक विशेष योग्यता पैदा करती हैं, ये तरीका कहीं भी दूर दराज से भी डॉक्टरी के जीवन से कोई संबंधित नहीं है। आप इस तरीके से सबको ढूंढ रहे हैं आज, आप अध्यापक के लिए भी हैं, आप जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं विश्वविद्यालयों में, हर काम के लिए आप यही एमसीक्यू पद्धति जो कहलाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और इन सभी में यही हो गया है कि इन सभी के लिए आज आप हमको कोचिंग में जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां सिखाया ये जाता है कि एक तो हम कैसे पहचानने का हुनर, इसको कहते हैं कि एक तरह का सरफेस रिकग्निशन, एक पैटर्न पहचान लेना सतह पे ही रहते हुए कि भाई अगर पहले प्रश्न का ये उत्तर था तो दूसरे का वो नहीं हो सकता या तीसरे का वो ही नहीं हो सकता। तो विगत वर्षों की अनेक परीक्षाओं के प्रश्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बार बार कराए जाते हैं और जिस एक पाठ्य पुस्तक से ये लिए जाते हैं, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक विज्ञान की होती है, उस पुस्तक को बार बार बताते हैं कोचिंग के अध्यापक। अब हालत तो ये आ गई है कि 11वीं 12वीं तक आते आते बहुत से विद्यार्थी स्कूल में कक्षाएं ही नहीं अटेंड करते, बल्कि स्कूल उनको इजाजत दे देता है कि तुम जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ो, यहां अटेंडेंस मिल जाएगी। तो एक प्रकार का गठबंधन हो गया है स्कूल और कोचिंग संस्थाओं के बीच में, और जो स्कूली जीवन से बच्चा बहुत कुछ ग्रहण कर सकता है, आखिर स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां तरह तरह की रुचियों वाले बच्चे होते हैं, तरह तरह की पृष्ठभूमियों वाले, खेलकूद की व्यवस्था होती है या होनी चाहिए इत्यादि बहुत सच। कोचिंग संस्थाओं में तो बिल्कुल जैसे कि आपको नकाब पहला के घोड़े की तरह दौड़ा दिया जाता है, और वो ये भी नहीं कि एक आध बार, रात दिन आप सोचिए। तो वो एक घुटन से गुजर के बच्चा अंत में आता है उस मेज पर जहां उसको ये 180 आइटम हल करने हैं 200 मिनट में। और फिर अब आप जानते ही हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में परीक्षा हो रही होती है, कितना बच्चों के ऊपर दबाव होता है, मानसिक दबाव होता है। उनके माता पिता का दबाव तो है ही, उनके अपने मानस में
असफल हो जाने का दबाव, क्योंकि असफलता की ही संभावना ज्यादा है। अगर 23 लाख लोगों में से मुश्किल से 1 लाख 1.25 लाख लिए जाने या जिनका अंत में नाम आएगा, और उनमें भी 40,000 ही केवल हैं जो सरकारी संस्थाओं में जाएंगे, जो कुछ अच्छी हालत में है, तो आप सोच सकते हैं कि असफल हो जाना कहीं ज्यादा संभव है बनिस्बत सफल होने के। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टरी तो बहुत दूर की बात है, एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि किसी बच्चे के ऊपर कितना दबाव होगा 17 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में। आप कल्पना कर सकते हैं पूरी व्यवस्था को देखेंगे जब आप, तो उस व्यवस्था के भीतर फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये कोई तरीका नहीं है भविष्य के डॉक्टर पहचानने का। जो बच्चे निकल भी आएंगे पास होके, जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर तो बनना चाहते थे। ये तो अब किसका सवाल है कि माता पिता उनको बनाना चाहते थे, या समाज में हैसियत पाने की, आमदनी पाने की कल्पनाएं उनको आकर्षित करती थी, या वास्तव में वो बनना चाहते थे। और डॉक्टरी के पेशे का जो पूरा जीवन है, क्या वो उसके लिए सबसे उपयुक्त थे? क्योंकि मैंने अपने लेख में ये भी लिखा है कि देखिए, जो बच्चा ध्यान से देखना चाहता है, सोचना चाहता है, डॉक्टरी के जीवन में और कौन सी बात है, आप किसी मरीज को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि ताबड़तोड़ आप एक के बाद एक हर मरीज का को दवाई देते जाते हैं। ये डॉक्टरी का जीवन नहीं है। तो ये जो पूरा सोचने का सवाल है कि ठहर कर 1 मिनट विचार करना कि किसी व्यक्ति को क्या तकलीफ है, किस दवा से वो तकलीफ दूर होगी, वो दवा क्यों उसके ऊपर कारगर होगी, ये तमाम चीजें सोच चाहती हैं। जो कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनका जब हम उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि दरअसल ये जो तरीका है, उससे जो एक चिंतनशील मानस है वो तो खत्म होता है, तो उनका कहना ये होता है कि जब कोई चिंतन लगातार करता है, खूब पढ़ता है, मेहनत करता है, तभी जाकर के वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकता है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं? वो हमसे कहते हैं कि इससे चिंतनशील प्रक्रिया खत्म हो सकती है। तो इसका क्या जवाब होगा सर? देखिए, इसका जवाब यही है कि चिंतन का अर्थ आप उन अध्यापकों को समझाएं। चिंतन का मतलब होता है कि ठहर के, धैर्य के साथ हम किसी चीज को देखें, उसको हर दृष्टिकोण से पकड़ें। जैसे कि मान लीजिए एक एमसीक्यू आइटम है, उसमें 4 उत्तर दिए गए हैं, तो चिंतन ये मांग करता है दरअसल कि हम ये समझें कि जो आपने चुना है वो सही क्यों है, और जो बाकी 3 थे वो हमने जो नहीं चुने वो गलत क्यों है। जब कोई परीक्षा इस तरह हमको तैयार करेगी, तब तो एमसीक्यू में भी हम थोड़ा सोचने के लिए कोई गुंजाइश पाएंगे। आज हमसे कोई नहीं पूछने वाला है कि तुमने वो वाला क्यों चुना जो सही था, किस तरह चुना, किस आधार पे चुना। अब दूसरी इसमें समस्या आपको पता ही है कि एक पाठ्य पुस्तक से ये पूरा आना है। ये नहीं कि हम जैसे फिजिक्स की बात कर रहे हैं आज, तो फिजिक्स की अनेक पाठ्य पुस्तकें हैं, फिजिक्स की अनेक अवधारणाएं हैं। अंत में उस पाठ्य पुस्तक में इस्तेमाल की गई भाषा की मदद से बनाया गया प्रश्न हमको हल करना है। तो ये परीक्षा भाषा की है कि भौतिक शास्त्र की है, ये बात हर एक एमसीक्यू पे लागू होती है। और जो एमसीक्यू बनाने वाले हैं वो भी क्या सोच समझ के बनाते हैं, कितना समय मिलता है उनको, ये तमाम प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं। वो कौन लोग हैं, क्या वो इस विषय की गहराइयों में जाते हैं। आज हालत यह है कि अनेक परीक्षाओं के अनेक प्रश्न इंटरनेट से ले लिए जाते हैं, और वो बने बनाए प्रश्न हैं, उनमें थोड़ा बहुत तब्दीली करके आप उनको हर साल नया जैसा पेश कर सकते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो इसमें महारत है कि वो पिछले कई सालों के प्रश्न पत्र जांच करके देख सकते हैं कि इस प्रश्न ने कौन कौन सा रूप लिया था, और अपनी कक्षाओं में उन सभी रूपों की तैयारी वो विद्यार्थी से करवा लेते हैं कि वो उस प्रश्न को देखते ही समझ जाएगा। तो ये तो हुआ वो जिस बच्चे ने कोचिंग की है, जिसके माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। और जो बच्चा केवल समझ के साथ आया है, जिसकी रुचि है भौतिक शास्त्र में या कि बायोलॉजी में, और जो केवल उस विषय की गहराइयों में जाने का आदी है, उसके लिए तो इस परीक्षा में कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये मतलब कि चुनने की एक निष्पक्ष प्रक्रिया तो नहीं कही जा सकती है। लेकिन फिर एक सर सवाल ये आता है, जैसे कि इतना बड़ा विद्यार्थी समूह है, अभ्यर्थी समूह है ये, और हम देखते भी हैं कि कुछ चुनिंदा स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो बहुत से लोग इस तरीके से इतनी बुरी उनकी शिक्षा होती है
कि वो मतलब 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन पास करने के बाद भी एक दो लाइन, एक पैराग्राफ तक भी नहीं लिख पाते हैं। वैसी स्थिति में, केवल मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला के लिए अगर कोई प्रक्रिया बनाई जाएगी, तो वो प्रक्रिया तो अंततः लगता है यही कि ये जो एमसीक्यू वाली प्रक्रिया ली जा रही है, यही ठीक ठाक लग रही है। ऐसा आपको क्या मतलब इस बात में आपको क्या दम लगता है? नहीं, देखिए, एक तो आपका जो प्रश्न है उसकी सतहें देखिए। आप प्रश्न में दरअसल स्कूली शिक्षा की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां की शिक्षा इतनी बुरी है कई स्कूलों में कि उसके बाद उनको एक वाक्य लिखना भी नहीं आता। तो इस सवाल का जवाब आपको शिक्षा व्यवस्था के सुधार में ढूंढना चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का अगर कोई बुनियादी अर्थ है, केंद्रीय अर्थ है, तो वो यही है कि हमको अपने अध्यापकों की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने पर सोचना चाहिए। हमारे यहाँ देश में कौन अध्यापक बन रहा है और अध्यापक बनने के बाद उसकी हैसियत, अपनी कक्षा में जिस प्रकार वो पढ़ाना चाहता है ऐसा पढ़ा सकने की स्वायत्तता, ये तमाम प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं कि अगर स्कूली व्यवस्था के भीतर हम बच्चों को सोचना सिखाना चाहते हैं, ठहर कर विचार करना सिखाना चाहते हैं किसी भी विषय में, तो अध्यापक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और अगर एक कायदे की व्यवस्था होती अलग अलग व्यवसायों के लिए बच्चों को चुनने की, तो उसमें अध्यापक जरूर शामिल होते, उसमें स्कूल स्वयं शामिल होता, क्योंकि अध्यापक जिसने कई वर्ष बच्चों को पढ़ाया है वो देख सकता है कि किसी बच्चे में कौन सी मानसिक विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं उसको किस उद्यम के लिए तैयार करेंगी या उसमें जाने की प्रेरणा देंगी। ठीक है, ये बातें सुन के आपको बहुत आदर्शवादी लग रही होंगी, लेकिन शिक्षा है ही ऐसा विषय। ये कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देने का विषय नहीं है कि आप जो आया आपने मशीन से उसको दे दिया। ये तो विषय ही ऐसा है जिसमें वर्षों लगते हैं। किसी अध्यापक की लगन, उसका स्नेह, ये तमाम चीजें सींचती हैं किसी बच्चे की समझ को। तो उस सब से अगर आप बिल्कुल जुदा या उस सबको एकदम एक तरफ से हटा के आप केवल ये चाहते हैं कि भाई बच्चों को हम किसी प्रकार चुन लें और उसके लिए एमसीक्यू नाम की ये दवा का आप इस्तेमाल करें, तो जाहिर है कि आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। यहां तक कि आपको पता ही है कि अब जो आईआईटी की परीक्षा है वो भी 2 चरणों में परीक्षा लेती है और दोनों चरणों का अंत में जो परिणाम निकलता है उससे कुछ आता है। ये कुछ बेहतर स्थिति है, एक बार में आप सब नहीं पहचान सकते। ऐसे ही सिविल सर्विस की परीक्षाएं हैं कि पहले चरण में एमसीक्यू का प्रयोग कर सकती हैं, पर उसके बाद वाले चरण में वो और भी तरह तरह के कौशल देखती हैं कि आप लिख सकते हैं कि नहीं, कितना पढ़ते हैं आप, इत्यादि। और अंत में फिर जाहिर है कि साक्षात्कार भी होता है। तो ये जो शॉर्टकट है कि एक पद्धति से बनाई गई पूरी परीक्षा के जरिए हम इतने गंभीर पेशे के लिए लोग चुन लें, डॉक्टरी जैसा पेशा, ये व्यवस्था जाहिर है कि उचित नहीं लगती। और इसके जरिए जो डॉक्टरी का पेशा है उसको हम किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। आखिर डॉक्टरी का पेशा देश की रीढ़ जैसा है। ये 2 ही मुख्य पेशे होते हैं, आपको पता ही है समाज में, स्वास्थ्य और शिक्षा के पेशे, एक अध्यापक का पेशा और एक डॉक्टर का पेशा। अगर ये दोनों पेशे ऐसे लोगों के हाथ में आए जो सचमुच इन पेशों में आना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान होगा शिक्षा व्यवस्था के लिए कि उसने देश को अच्छे अध्यापक दिए हर स्तर के और अच्छे डॉक्टर दिए हर बीमारी के। ये स्थिति आज नहीं संभव है। अक्सर इस पूरी बातचीत के क्रम में थोड़े पैसे वाले एंगल को भी लाते हैं। अगर हम ये देखें कि ये जो इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हैं या मेडिकल की परीक्षाएं हैं और इनकी जो फीस होती है, कोचिंग की फीस और पढ़ाई की फीस लाखों में, वो 10 लाख से ऊपर चली जाती है। तकरीबन पढ़ाई की फीस तो 20-30 लाख तक चली जाती है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि एक अदृश्य सा पर्दा गिरा दिया गया है और जिसके पीछे एक बहुत बड़े समाज को हटाने के लिए धांधली की जा रही है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल केवल उठता तब है जब पेपर लीक जैसी बातें आ जाती हैं। बाकी इन सारी बातों पर कभी बातचीत नहीं होती है। बिल्कुल, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो समाज को लगता है जैसे कोई टेलीग्राम आ गया, जैसे पहले के समय में आता था, कि एकदम सनसनी फैल जाती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इसको आप संविधान
के जो सबसे बड़े मूल्य हैं, न्याय और समता, उन मूल्यों के दृष्टिकोण से देखें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था आज फंस गई है, इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में फंसी हुई है। और कोचिंग जैसी व्यवस्था तो जाहिर है कि उसकी कोई दूर दूर तक दिलचस्पी नहीं है समता और न्याय में, क्योंकि आपने जैसा कहा कि लाखों रुपए जो खर्च कर सकता है वही आखिर किसी बच्चे को इतने लंबे समय तक कोचिंग करवा सकता है। और अब तो 8वीं के बाद से और भी पहले से माता पिता बच्चों को, स्कूल भी बच्चों को कोचिंग में भेजना शुरू कर देते हैं। और कोटा जैसी जगहों पर और भी तमाम अब जगह बन गई हैं जो कि कोचिंग के तीर्थ स्थान कहे जाते हैं। तो वहां पर तो खर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा आप समझिए कि माता पिता को संघर्ष करना पड़ता है, जो कि कम आमदनी वाले माता पिता, गरीब माता पिता कर ही नहीं सकते। तो बच्चों पर इसलिए जो पूरा एक दबाव है, जाहिर है कि वो उसका दूर दराज से, जिसको आप इक्विटी कहते हैं समाज में, कि भाई सबको मौका मिले, सब में प्रतिभा की संभावना है, हर एक बच्चे में ये संभावना है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार किसी पेशे का चयन कर सके। वो तो आदर्श या वो उद्देश्य तो बिल्कुल दूर चला जाता है और हम भटक कर अंत में, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था, एक छटनी वाली व्यवस्था में ही फंस जाते हैं। और उसमें कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जो आप कह ही रहे हैं कि संयोग से आप निकल गए तो निकल गए, और अगर संयोग से आप फंस गए तो फिर फंस ही गए। अब सर इसी बात से एक और बात निकलती है कि जब एक छोटा सा वर्ग है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो पैसे से शिक्षा खरीद रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो आपको लगता है कि वो शिक्षा से एक प्रेस्टीज भी समाज में खरीदना चाहता है या जो भी सारी चीजें हैं, तो वो उसके पास इतना पैसा है और उसके बावजूद समाज हमारा इतना भ्रष्ट है। वैसी स्थिति में जब हम कहते हैं कि पेपर लीक रुक जाएगा, ऐसी संभावना आज के समय में आपको दिखती है कि क्या पेपर लीक रुक सकता है ऐसी स्थिति में? नहीं अजय जी, देखिए, आप तो जानबूझकर एक बड़ी नादानी का प्रश्न पूछ रहे हैं। ये जो आपने पेपर लीक का जिक्र किया या और प्रकार की जो समस्याएं आई हैं इस बार, कहीं ग्रेस मार्क की, कहीं एकदम पूरे नंबर मिल गए हैं कितने सारे बच्चों को, जो संभव नहीं है इस परीक्षा में, इत्यादि ऐसी कई विसंगतियां हमारे सामने आई हैं। तो इन सबका जाहिर है कोई तकनीकी हल ही नहीं है। ये इशारा कर रही हैं ज्यादा गहरी समस्याओं की ओर, और शिक्षा व्यवस्था जब तक उन गहरी समस्याओं से नहीं जूझती है, और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जब तक वो अध्यापक को, स्कूल के अध्यापक को एक केंद्रीय भूमिका नहीं देती इन सभी कामों में, तब तक जो आप पूछ रहे हैं उसकी संभावना बहुत ही कम है। आप उसको किसी भी तरह से पूछें, उसकी संभावना अपने आप नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ये तो ऐसी स्थिति आ गई है कि कोचिंग ने ग्रस लिया है एक तरह से। जो कहते हैं ना कि कोई ग्रस ले आपको, आपकी गर्दन पकड़ ले, अब आप छूट के दिखाइए। इस समय तो बहुत मेधावी बच्चा जो है, जो बहुत मेहनत खुद ही करता है, उसको भी कोचिंग की चक्की में पिस कर गुजरना होगा। और आईआईटी जैसी संस्थाओं के बहुत से अध्यापक कहते हैं कि जब हमारे पास बच्चे पहुंचते हैं तो लगता है जैसे कि गन्ना पेड़ लिया गया हो, उनकी जिजीविषा, उनका रस जो है वो किसी ने पहले ही निकाल लिया हो, और बड़ी मुश्किल से फिर वो हम उनको एक दोबारा थोड़ा सा उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न कर पाते हैं। कई रिपोर्ट्स हैं, स्वयं आईआईटी की रिपोर्ट्स हैं, जो कहती हैं कि ये जो मुख्य लक्षण होते हैं एक इंजीनियर के, कि वो नए नए तरीके से किसी चीज को बनाने की सोचता है, वो बहुत से बच्चों में इस अतिशय जो बहुत ही एक दम घोंटू परिश्रम से गुजरने के कारण ऐसे गुण पहले ही गायब हो जाते हैं। और मेरा अनुमान है कि अगर ऐसी ही कुछ अध्ययन, ऐसे जैसे आईआईटी ने किए हैं, ऐसे कुछ अध्ययन डॉक्टरी के पेशे में किए जाएं, अध्यापक के पेशे में किए जाएं, तो आपको इसी तरह के परिणाम मिलेंगे कि हम कोई 12-14 साल की उम्र से लेकर 17-18 साल की उम्र में जो बच्चों में एक स्वाभाविक क्षमताएं होती हैं, उत्साह होता है जीवन के प्रति, जिज्ञासाएं होती हैं, उन सब को एक तरह से सोख लेते हैं। और उसके बाद बस एक, जैसा पहले भी मैंने ये आपको इस रूपक का इस्तेमाल किया, कि जैसे आंखें बंद किया हुआ घोड़ा एक दिशा में बढ़ता चला जाता है, उस हालत में पहुंचा देते हैं। ठीक है, वो अंत में सफल हो जाता है, उनमें से कुछ बच्चे सफल होते हैं और लाखों असफल हो जाते हैं। तो ये समाज को एक कीमत देनी पड़ती है। समाज समझता है कि नहीं इन चीजों को,
ये एक अलग सवाल है, किस हद तक शिक्षा व्यवस्था समझा पा रही है माता पिता को। ये तमाम जो आपने इसके इर्द गिर्द शिक्षा के प्रश्न उठाए हैं, वो इतने कम समय में पूरी तरह से उन पर विचार नहीं किया जा सकता। ये जो नीट में आज हुआ है, ये एक हादसा है, जाहिर है। अब इसके बाद इसको कैसे सुलझाएगी, एक कमेटी बैठी हुई है, इसमें न्यायपालिका भी शामिल हो गई है, देखिए क्या हल निकलता है। लेकिन जहां तक शैक्षिक हल का सवाल है, वो तो एक लंबी तैयारी की मांग करता है, शैक्षिक सुधारों की मांग करता है, और वो आज इस छोटी सी बातचीत में पूरी तरह नहीं संप्रेषित किए जा सकते। तो सर आपसे एक छोटा सा सवाल और होगा, मतलब कि जी। जैसे कि युवाल नोआ हरारी जैसे दार्शनिक कहते हैं, और बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि जो आज का समय है वो तकनीक का समय होते जा रहा है। जो मूल्य को लेकर के एक मूल्य को लेकर के जो दबाव बनना चाहिए समाज में, वह भी खत्म होते जा रहा है। समाज भी अपने विचारों में बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत होता जा रहा है। तो ऐसे परिदृश्य में आपको क्या लगता है कि जो शिक्षा की सबसे गहरी परेशानियां हैं, क्या उसे लोकतांत्रिक सरकारें ठीक कर सकती हैं? क्यों नहीं। देखिए, ये जो आपने बात कही, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि आज तकनीक का युग है। तकनीक का क्या आशय होता है? तकनीक का भी अर्थ यही होता है अंत में कि हम किसी समस्या को सुलझाने के लिए तकनीक चुन पाएं और उसका इस्तेमाल कर पाएं। आखिर तकनीक भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो अंततः ज्ञान और तकनीक में इस प्रकार का एक ध्रुवीकरण करना, ये तो पहली गलती है। भले ही कोई बड़ा दार्शनिक करे या कोई और अधिकारी करे, लेकिन ये सही नहीं है। अगर एक आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से एक दीवार बनाता हो, कारीगर, तो जाहिर है उसमें इतना तमाम पहले से ज्ञान होना चाहिए कि एक मजबूत दीवार, एक अच्छा सीमेंट, या कि कोई लगाने पूरे दिन भर काम करने के लिए जिस प्रकार का एक अनुशासन चाहिए, इस सबसे उसको पहले से लैस होना पड़ेगा। तो तकनीक का इस्तेमाल भी अंततः अभ्यास का, ज्ञान का, किसी चीज को ठीक से समझ के इस्तेमाल करने की मांग करता है। तो शिक्षा को इस प्रकार केवल एक मैकेनिकल ढांचे में डाल के देखना, मैं समझता हूं ये पहला गलत कदम है। शिक्षा का पहला जो काम है वो तो यही है कि जो बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा है उसको फैलाए, और वो स्वाभाविक जिज्ञासा होती है ज्ञान के लिए। उसी में फिर विद्या आती, किसी चीज को ठीक से कर सकने की विद्या। वो साथ साथ चलती हैं चीजें। उनको अलग अलग करेंगे अगर आप, तो फिर शिक्षा को छिन्न भिन्न कर देंगे। ये जो 12 वर्ष की स्कूल की शिक्षा है, उसमें ये सभी चीजें साथ चलेंगी, तब जाके हम कह पाएंगे कि हाँ, ये एक समग्र शिक्षा हुई, जिसमें एक बच्चे को वो काम करने का एक मौका दिखने लगा जो उसकी प्रकृति में निहित था। यानी कि जो अंदर है उसको धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास हर अध्यापक करता है, उस बच्चे को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करता है। तो इस सब चीज को बहुत ज्यादा अगर आप कंप्रेस करेंगे कि एक डब्बे में बंद कर दें और उसका नाम रख दें तकनीक, तो उससे कोई बहुत लाभ नहीं होगा। शुक्रिया, अच्छा, बहुत कोई बहुत बात नहीं। शुक्रिया आपका। नमस्कार।